विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर 4 में से 1 नौजवान के पास कोई काम नहीं है। मगर गोदी मीडिया की रिपोर्ट देखिए तो 100 में से 100 एंकरों के पास एक ही काम है। खुद को 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। ये मोदी की ऐसी तपस्या थी जिसमें भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी, सिर्फ प्रभु राम के घर की एक आस थी। प्रधानमंत्री 11 दिन तक व्रत रखेंगे, फलाहार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर वोट का मामला नहीं, दिल का मामला है। 12 जनवरी से मोदी उपवास पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री गद्दे पर नहीं बल्कि जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री मोदी को आप एक अलग रूप में पाएंगे और वो रूप ये है कि इस समय वो पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो चुके हैं। आपको बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी का 3 दशक पुराना प्रण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे बड़ा दिन आने वाला है। This will also be arguably the biggest day in the life of Prime Minister Narendra Modi, who has worked tirelessly as a Swayamsevak and through his journey really sought to be the embodiment of Hindutva and Sanatan Dharma. आप ये कह सकते हैं कि देश की आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या। आज हम आपको देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री से मिलवाएंगे जो खुद अपने सरकारी आवास में गायों को पालते हैं और खुलकर गौ सेवा भी करते हैं। प्रभु राम के दर्शन को जा रहे हैं तो उनके प्रिय भाई लक्ष्मण को कैसे भूल सकते हैं। मेरा लघु पुष्पक अब मुझे लक्ष्मण किला लेकर आ चुका है। शुरुआत करता हूं आज की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में भी जय श्री राम हो रहा है। Out, the Prime Minister sleeping on the floor with a blanket spread over him. He's only drinking coconut water for 11 days. देश भर के भक्तों को उस वक्त का इंतजार है जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भगवान श्री राम के दर्शन को। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। जो श्रद्धालु थे राम मंदिर के अंदर, अब भीड़ इतनी थी जिसकी वजह से उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद जो है उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाने लगा। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भगवान श्री राम के नाम को लेकर कैसे सियासत कर रहे हैं। मोदी की भक्ति के आगे दाल नहीं गल रही। आखिर राम के नाम पर सियासत कौन कर रहा है? ये पूरी राजनीति कड़वी हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है, अंग्रेजी में कहें तो टॉक्सिक हो चुकी है। राजनीति तभी अच्छी होती है जब नेता के रूप में आपके सामने ज्यादा से ज्यादा जवाबदेह होता है, तभी वह जनता के सवालों से डरता है। लेकिन नेता सन्यासी, साधु या किसी देवी देवता, तपस्वी का रूप धरकर जनता के बीच जाने लगे तो जनता को ही नेता से डरना होगा। नेता को बहाना मिल जाएगा कि शासन में फेल हो गया, मगर वह पूजा तो ठीक से कर रहा था, करवा भी रहा था। अजीब तरह की सनक नजर आ रही। आप धार्मिक हैं, मगर केवल धार्मिक होने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप इस होड़ में शामिल नहीं हैं, आपका धार्मिक होना नहीं माना जाएगा। कितनी अजीब बात है। राजनीति में धर्म को लेकर जितने भी महान लोगों ने खतरे बताए हैं, उन सबको धर्म की मौजूदा राजनीति ने समेटकर ठोंगा या लिफाफा बनाकर किसी किनारे फेंक दिया है। सारा का सारा राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र एक और केवल एक धर्म का क्षेत्र नजर आने लगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो लोग होते हैं जिनको ईश्वर कठिन काम के लिए ही पसंद करता है, मुझे लगता है शायद ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए पसंद किया है। लेकिन शायद बाबा ने तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से होगा। शायद अच्छे काम करने के लिए ईश्वर ने मुझे ही चुना है, मुझे ही पसंद किया। शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया। सेकुलर दिखने की नौटंकी भी अब खत्म हो गई। दूसरे धर्मों को किनारे कर दिया गया। हर किसी को हिंदू धर्म का एक ऐसा विशाल मैदान दिख रहा है जिसमें घुसकर सभी अपनी अपनी क्रिकेट टीम के लिए पिच बनाने में लगे हुए। यह हिंदू धर्म का राजनीतिकरण नहीं है, बल्कि राजनीति का हिंदूकरण है। कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध तो नया नहीं, बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता रहा है। ठीक है। ग्वालियर के साथ मेरा एक दूसरा कनेक्ट भी है। हमारे ज्योतिरादित्य जी
गुजरात के दामाद हैं। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। और अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। और जिनके साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। और बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता ये भी है। समझ गया। और बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है। अरे मुझे चक्कर आने लगा। रुको जरा, सब्र करो। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया। आपके साथ मेरा विशेष नाता रहा। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा। जहाँ जाओ जिनके बीच जाओ उनके साथ पुराना नाता चिपका डालो, किसी को पता नहीं चलेगा। इन दिनों प्रधानमंत्री किसी न किसी मंदिर का दौरा कर रहे होते हैं। नासिक के कालाराम मंदिर गए तो आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी गए। उनकी इन तस्वीरों को बड़ी खबर के रूप में पेश किया जाता है। खबरें अब खत्म हो गई हैं, अब उनकी जगह प्रधानमंत्री ही खबर बनकर चल फिर रहे हैं। और अब बात व्यूअर्स संसद में प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार बैटिंग की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक करके हर वार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया, चुन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में फिर से जीत की गारंटी दी है। नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव से मिले मौके के बाद 2024 के चुनाव का ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घंटे और 13 मिनट तक लगातार खड़े रहकर बिना थके ये भाषण देकर देश को ये बता दिया कि आज भी पॉलिटिकल स्टेमिना के मामले में उनके बराबर कोई नहीं। आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो उनको सुनना ही नहीं। बात तो सही है। 70 सालों में मुफ्त शिक्षा बांटने की कोशिश की गई ताकि मुफ्त राशन बांटने की जरूरत न पड़े, और इन 9 सालों में मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई ताकि हमें ना उम्र पर भीख मांगकर खाने की आदत पड़ती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।